आप देख रहे हैं मैक्स हेल्थ केयर दिल की बात और मैं हूं खुराफत रितिन। अब बात करेंगे थोड़ा मिलेनियल्स की। देखिए अक्सर क्या होता है ना कि मिलेनियल्स हो चाहे वैसे तो बड़े लोग भी आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं हर बीमारी के बारे में। हमें लगता है हमें सब कुछ मालूम है और इसलिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली मिलेनियल्स के लिए। 1 in 5 young adults in India has high blood pressure. This is according to the research presented at the 70th Annual Conference of the Cardiological Society of India, CSI. Now that equals to around 80 million people. भाई साहब यूके की पूरी पॉपुलेशन से ज़्यादा है ये। High blood pressure, hypertension is the leading global cause of premature death and a major risk factor for heart attacks, strokes, heart failures, arterial fibrillation, chronic kidney disease and cognitive decline. But how do we avert this? How do we reverse this and safeguard our younger population? यही डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ दो बहुत ही कमाल के डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, डायरेक्टर NHOD कैथ लैब कार्डियोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल परपतगंज. He's got more than 23 years of experience. Dr. Manoj Kumar is an exceptional interventional cardiologist, Delhi NCR के. He is the recipient of the prestigious DP Basu Young Investigator Award in 1999 and the Sujoy B. Roy Award in 2008 for his clinical research work. Also joining us remotely, क्योंकि अब मिलेनियल्स की बात हो रही है तो थोड़ी टेक्नोलॉजी तो बीच में लानी थी ना, तो डॉक्टर SK माथुर जो कि डायरेक्टर है एंडोक्रिनोलॉजी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली के. He is a PGIMER alumnus with an experience of over 20 years in the field of endocrinology. He is also the esteemed faculty of Public Health Foundation of India. तो वो हमारे साथ मोहाली से जुड़ने वाले. तो सबसे पहला सवाल जो है, हाउ कैन यू मेंटेन अ गुड हार्ट इन योर 40s? क्योंकि वो कहते हैं नॉटी एट 40, ऐसी बहुत सारी बातें की जाती है, तो अक्सर उस समय इंसान को लगता है कि अब तो मैं पूरा फुल थ्रॉटल आगे बढ़ रहा हूँ, पर उस टाइम पे कैसे ध्यान रखें अपने हार्ट का? हाँ नितिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक उम्र का एक पड़ाव है 40 इयर्स, जहाँ पे काफ़ी चेंजेस आते हैं। आपके शरीर में चेंजेज आते हैं, आपके हार्मोन्स में चेंजेज आते हैं, आपकी फिजियोलॉजी में चेंजेज आते हैं। तो आप देखते हैं कि कुछ चेंजेस तो आपको दूर से देखते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, और आपके आँखों पे रोशनी कम होती है, प्रेस बायोपिया होता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो अंदर बायोकेमिस्ट्री और जो आपकी फिजियोलॉजी चेंज होती है, उसके लिए मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि आप 6 फैक्ट नंबर्स को ट्रैक करें। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर, ओबेसिटी के लिए बेसलाइन, और सीआरपी को मैं इसलिए इंक्लूड करता हूँ कि सीआरपी एक इंडिकेटर होता है इन्फ्लामेशन का, और इसका बहुत ज़्यादा कॉरिलेशन है फ्यूचर में हार्ट डिजीज़ करने के लिए। तो बेसलाइन ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये फैक्टर्स, ये नंबर्स जो हैं जो आपको 40 के बाद ट्रैक करने होते हैं, और इसको ट्रैक करके आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज से। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1/5 ऑफ द यंग पॉपुलेशन हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि इवन जो वर्ल्ड का जो ग्लोबल बर्डन डिजीज़ का जो डेटा है, या जो हमारे यहाँ जो ओवरऑल जो प्रिवेलेंस है हाई ब्लड प्रेशर की, वो 33% है अर्बन एरिया में और 27% है आपके ग्रामीण एरिया में। तो समझिए कि हम लोग एपिडेमिक से गुजर रहे हैं, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों का। तो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और ये जो 6 चीज़ें जो हमने बताई जिसको ट्रैक करना है, इसको करके, और कुछ बुरी आदतें जो हैं जो आपने शायद बचपन से कैरी कर रहे हैं, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो 10 साल के बाद शुरू होता है, टीन्स में शुरू होता है, और इसकी मैनिफेस्टेशन 40 साल के बाद आती है। तो उन सब गंदी आदतों को, जैसे स्मोकिंग है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ओवर एंग्जाइटी लेना है, इन सब चीज़ों को कम करके शायद हम इन चीज़ों पे ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होता है तो आपको इमीडिएटली फिजिशियंस के अंडर भर्ती होना चाहिए, मतलब उनका कंसल्टेशन लेना चाहिए, और जो भी दवा वो प्रिस्क्राइब करते हैं उनको नियमित तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर को रोका जा सकता है। ब्लड प्रेशर को हटाया या इसको आप फुली क्योर नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन नॉट बी क्योर्ड। राइट डॉक्टर साहब, अब बहती गंगा में हाथ धो रहा हूँ क्योंकि कंसल्टेशन देनी नहीं पड़ रही। अपने बारे में सवाल पूछ लेता हूँ। मैं 41 साल का हूँ, तो 40s की जो उम्र के लोग हैं उनके बारे में पहले सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। तो एक एवरेज ब्लड प्रेशर अगर आप देखें, 40 साल की उम्र का जो इंसान है उसका कितना होना चाहिए हेल्दी है ब्लड प्रेशर? देखिए, इसमें जो है रिसेंटली थोड़ा सा मैंने देखा है कि लोगों में भी एक तरह से समझिए कन्फ्यूज़न है,
क्योंकि 3 गाइडलाइंस हैं, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के, और हमारी एक देसी गाइडलाइंस जो इंडियन गाइडलाइंस है कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की। बट मेरा ये कहना है कि 18 साल से लेकर 80 साल की उम्र के बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो आप हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे हैं। जो हम इंडियन गाइडलाइन से वो बहुत हद तक यूरोपियन गाइडलाइन से मिलती जुलती है, और इसका कहना है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो आप हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं। ये है आपकी ऑफिस रीडिंग। जब आप हमारे हॉस्पिटल में हमारे चैम्बर में आते हैं और हम पाते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है। एक और मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग सिस्टम में आपका ब्लड प्रेशर 135/80 से ज़्यादा है तो आप हाई ब्लड प्रेशर से हैं। 40 साल की उम्र में आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो 120/30 सिस्टोलिक और 80/85 के आसपास आपकी डायस्टोलिक प्रेशर होनी चाहिए। जी। अच्छा, ये मैंने कई बार लोगों को सुना है कहते हुए कि सिस्टोलिक अगर ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा ऊपर चला भी गया, कोई बात नहीं, स्ट्रेस हो गया इसलिए है, डायस्टोलिक ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। क्या ये गलत धारणा है? ये धारणा गलत है। देखिए 140 अपर लेवल है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। अगर आपका डायस्टोलिक ठीक रहता है 80 रहता है और सिस्टोलिक 160 हो जाता है तो इसके लिए एक टर्म है जिसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये भी आपको जो फ्यूचर में जो एंड ऑर्गन डैमेज है, हार्ट, किडनी और आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो मेरा कहना है कि इवन आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज एंड रीनल डिजीज। जी। डॉक्टर मनोज कुमार, आपके पास वापस आऊँगा, पर अभी फिलहाल हम चलते हैं मोहाली एक बारी। डॉक्टर एस के माथुर से मैं पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, व्हाट आर द नॉन कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स, ये बताइए आप ज़रा। Yeah, I think it's a very, very important issue, which is a recently come up issue. See, we all know that there are certain conventional risk factors which are modifiable, which include hypertension, obesity, diabetes. They are well-known conventional risk factors for cardiovascular disease and hypertension. But these days, we are seeing an increasing number of non-conventional risk factors, particularly in the youth. Now, if you look at the youth who are working in IT or BT sectors, who are having an average age of say 30 to 40 years, these guys are now under tremendous stress, and the stress is multifactorial. The stress is to achieve certain targets which could be tall actually, which may be non-achievable. I won't say non-achievable, but which may be quite difficult to achieve, and which may require a lot of inputs, and this is putting them under terrible stress. So a lot of white collar job guys who are between 30 to 40, they are succumbing to this hypertension and cardiovascular disease. That is one reason. Now, second thing which has come up with the stress is the substance abuse, and typically the alcohol abuse, which has come up very fast in this particular age group, and this is adding to the stress of these young guys who are having hypertension and other cardiovascular disease. Another issue is that the kind and type of and timing of their jobs. They have to continuously sit for 4 to 6 hours at one stretch, and this is equivalent to a big risk factor in these people, like cigarette smoking, or even they have odd hours of working, like night shifts and all that, those who are working in say offices like call centers and all. So these guys are the latest generation or the latest crop of the victims of the cardiovascular disease and hypertension. So, and unfortunately majority of these people are below 40, and many of them, as I told earlier, they are either smoking, or they are taking a lot of alcohol. Of course, there are other substance abuse also, which I will definitely discuss what are the harms of these substance abuse. So this is what is happening with these young people, and this is actually there is an increasing trend. This is not decreasing now. So that's why we are having more and more young people who are either having hypertension, or they have bad lifestyle, and they are ultimately ending up with cardiovascular disease. जी। अच्छा, एक और चीज़ जो डॉक्टर माथुर देखेगी वो ये कि यूथ में अब, हालांकि बड़ी डिसहार्टनिंग सी चीज़ है पर अब फैक्ट है तो है, सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत होता है। हाउ डज दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सब्सटेंस अब्यूज़?
So very rightly asked, and I believe this is a very pertinent question in today's society. So even in our society, as I discussed earlier, that we have a lot of young people between 30 to 40 who are under tremendous stress, which could be their job related, which could be their future related, which could be a mismatch in the family, with a misunderstanding with his peers. I mean, there are a lot of other factors which lead to stress, and many of these young people, they succumb to the substance abuse. And chronic abuse of alcohol and other, contraband drugs, that increases the probability of developing a cardiovascular disease. If we typically talk of the recreational drug or the substance abuse, there are certain problems which can occur. One is the arrhythmias, that is the pulse irregularity with this substance abuse. Other could be the infection in the heart, which we call as endocarditis. Other is, of course, the hypertension, as I said, high blood pressure. Another possibility could be there of a heart attack. Then there is another, entity which is called cardiomyopathy, in which the heart muscle becomes thick. Other issue which can happen is the heart failure. Then peripheral artery disease, where the vessels of the arms and the limbs, they, constrict, and that can lead to gangrene and amputation. Other could be a stroke or a cerebrovascular accident. So these issues, they are very, very pertinent, and they are much, frequently observed in the people who are doing substance abuse. And typically, if we talk of the injectable, contraband drugs, typically like cocaine and other contraband drugs, that it puts the patient on a very high risk of sudden death, because they can develop a sudden death or a sudden cardiac failure. So this is a major issue now, which is a non-conventional risk factor, because substance abuse, along with stress, along with the peers, they are getting indulged into it, which is exposing them to all these issues of cardiovascular disease, which I mentioned just now, 7-8 issues. And another issue, which is because of the injectables often used, there could be other problems like hepatitis or HIV. We all know about that. So all these things, they come with substance abuse, and I think we should make all out efforts to fight this menace. जी डॉक्टर अनुष्का, आप बताइए कि ऐसे कौन से और फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू एन इंक्रीज चांस ऑफ हार्ट डिजीज? कुछ फैक्टर्स होंगे ना? देखिए, जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें ब्लड प्रेशर 2 से 4 गुना रिस्क बढ़ाता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का। डायबिटीज़ है, उसके बाद डिस्लिपिडीमिया है, एज मोर देन 65 ईयर्स। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कॉजल रिलेशनशिप रखती है हार्ट डिजीज़ के लिए, उसमें ये मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें आपको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और डिस्लिपिडीमिया है। और जो कुछ नॉवेल या नॉन कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जो अभी नए आ रहे हैं, जिसमें स्ट्रेस है, इंक्रीज फाइब्रिनोजन लेवल है, प्लाज्मोजन एक्टिवेटर, देयर आर सम अदर रिस्क फैक्टर, दे आर द माइनर रिस्क फैक्टर्स फॉर कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। स्मोकिंग इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर, और ख़ास करके मैं यूथ को या युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि हमने भी अपने सेंटर पे जो स्टडीज़ की एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, उसमें से जो भी 40 ईयर्स से नीचे के लोग जिनको हार्ट अटैक हुआ था, उसमें से 92% जो थे वो स्मोकर्स थे। सो स्मोकर्स इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर यंग इन्फार्क्ट। यंग हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मोकिंग जो है एक थ्रोम्बस, बेसिकली आप देखिए हार्ट अटैक जो है वो एक एथ्रोथ्रोम्बोटिक डिजीज़ है। पुरानी चर्बी लाइनिंग में पड़ी होती है आर्टरी के, वो रप्चर होता है और एक क्लॉट बनाता है, जिसकी वजह से वो आर्टरी पूरी ऑक्लूड हो जाती है। सो इट इज़ नॉट ए प्योरली एथ्रोस्क्लेरोटिक डिजीज, इट इज़ ए एथ्रोथ्रोम्बोटिक डिजीज। और स्मोकिंग जो है डेफिनेटली क्लॉट फॉर्मेशंस को प्रमोट करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है। सो मैं सारे दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। और स्मोकिंग एक ऐसी रिस्क फैक्टर है जिसको प्रिवेंट करने से हम जो आउटकम है, जो कार्डियोवैस्कुलर आउटकम हो, उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं और इसको रोक सकते हैं, यंग इन्फार्क्ट को रोक सकते हैं। यंग इंसिडेंस जो हार्ट अटैक का है यंग लोगों में, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कहावत है कि एज यू सो शैल यू रीप। तो वैसे ही जो यूथ ईयर्स में कुछ ऐसा है, कोई रिस्क फैक्टर्स हो स्मोकिंग के अलावा, जो आगे चलकर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस लोगों के एडल्टहुड में आके इफेक्ट कर सकती है? कोई ऐसी हैबिट्स हो?
नहीं, स्मोकिंग के अलावा देखिए अल्कोहल कंजम्पशन जो है इसके लिए भी मिथ है। लोग कहते हैं कि मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, बट वेर एवर देयर इज़ लिटरेचर में जो भी अवेलेबल है वहाँ आप देखिएगा कि किसी ने भी ये नहीं कहा है कि अल्कोहल का सेवन कीजिए हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। अगर आप ऑलरेडी अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको मॉडरेट कीजिए या उसको कम कीजिए। और मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन का मतलब है कि 45 ml जो है विस्की के इक्विवेलेंट जो भी अल्कोहल कंटेंट है उसके बराबर आप एक दिन में एक बार ले सकते हैं। और मेरा कहना है कि ज़्यादा अल्कोहल लेना, स्मोकिंग, स्ट्रेस, सेडेंट्री हैबिट्स अगर आप 4-5 घंटे सिटिंग जॉब करते हैं तो इक्विवेलेंट है 4-5 स्मोक के लिए। तो ये जो लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, अल्कोहल कंजम्पशन और ऑल भी जो नशे की चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोग शिफ्ट कर जाते हैं स्मोकिंग से हुक्के पे, तो एनी फॉर्म ऑफ स्मोक। और इवन अल्कोहल के अलावा मैं एक चीज़ बहुत हिंदुस्तानियों में कहूँगा कि बहुत लोग ये स्मोकलेस टोबैको यूज़ करते हैं, जैसे खैनी, गुटखा। ये भी रिलेटिव रिस्क 1.5 गुना बढ़ाता है। प्लीज़ आप सब लोग ये चीज़ को ध्यान से सुनिए कि स्मोकिंग इज़ नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स, इवन टोबैको कंजम्पशन इन द फॉर्म ऑफ स्मोकलेस टोबैको, ये भी आपके हृदय रोग की जो संभावना है उसको 1.5 गुना बढ़ाता है। तो प्लीज़ इन पे भी लगाम डालें। स्मोकलेस टोबैको आपकी हेल्थ तो खराब करते ही, सड़कों की भी हेल्थ खराब करता है, क्योंकि लोग उठा के इधर उधर पीकते रहते हैं। प्लीज पीकना बंद करें। पीक आर का मतलब कुछ और होता है। बट वी गोइंग टू शिफ्ट बैक टू मोहाली क्विकली। डॉक्टर एस.के. माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहाँ से। डॉक्टर माथुर, आपसे पूछना चाहूँगा, डायबिटीज़ अगर आप यंग लोगों को देखें तो डायबिटीज़ अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन, हाउ डेंजरस इज इट फॉर द यंग पॉपुलेशन, और इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? The diabetes is young is on a sharp rise. Now, as we said, that if we talk of a pre-diabetic situation, like say for example metabolic syndrome or syndrome X, which has been talked about quite a lot, we have a constellation of symptoms of obesity, hypertension, dyslipidemia or bad cholesterol, which you can say, and all these things combine to give rise to diabetes. Now, if we talk of hyperglycemia or diabetes or high blood sugar, it is an independent risk factor for cardiovascular disease, because eventually if their blood sugar is high for a long period of time, it will damage the blood vessels, whether it's a blood vessel of heart, whether it's a blood vessel of brain, whether it's a blood vessel of arms, nerves. So all these, basically that is the major issue which is related to the high blood glucose. And the patient who develop diabetes early, they are at much higher risk for cardiovascular disease and hypertension. So if we can, address these issues right early, as I said, you'll be surprised to know that I have a patient who's, I would call it, he was a child when he came to me, as early as 12 years of age. Now he is not having a type 1 diabetes. Now we know there are 2 types of diabetes. One is the insulin requiring, which occurs in young children. The other one is the adult type of diabetes. Now can you imagine a 12 years young child who developed the adult type of diabetes? Now if he has to say live for 80 years, how difficult will it be for him? Of course now he is fine, now he is doing his engineering. That is what he came to me. So this is what is surprising. So we are increasingly seeing younger and younger children who are developing diabetes. And of course if we talk of the young adults, like say 30 to 40, we have a lot of young adults who have diabetes because of various factors. So of course the lifestyle factors are the most important. डॉक्टर माथुर, आज का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस सेशन का, कि ऐसे कोई स्टेप्स हैं जो 30-40 की उम्र में आके हम ले सकते हैं ताकि आगे चलकर हार्ट डिजीज़ ना हो, उसे प्रिवेंट कर पाएँ हम? See, what we will start from the simplest things which are most important, and that is the lifestyle modification, which we need to incur right at the young age, early age. Say managing your healthy weight, which is very, very important, because overweight or obesity eventually is the major risk factor for cardiovascular disease. Second is your diet, which is very important. So if you take a healthy diet, which is proportional diet with less intake of saturated fats, because we know that the Indians are genetically prone to develop high cholesterol, and particularly there is a condition which is called familial hypercholesteremia, which is a major contributor to cardiovascular disease in young. So we should try and avoid saturated fats.
That is second thing. And third thing, which is most important, is come out of the physical inactivity. So you must indulge into physical activity on a regular basis, daily basis, at least 5 days a week, if not 7 days. Next point which I would like to stress is to avoidance of alcohol and smoking, which is very, very important. And unfortunately these days a lot of our young people are indulging into it, which is really harmful. जी, वेल आई एम श्योर ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर हम कोशिश करेंगे थोड़े और हेल्दी हो जाए। पर डॉक्टर माथुर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोहाली से। एंड डॉक्टर मनोज कुमार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं दिल की बात, मैक्स हेल्थ केयर की दिल की बात के साथ फिर से लौटूंगा। स्टे विद मी, मैं हूं खुराफाती रितिन।